राधे राधे आप सभी को। आज हम देखेंगे बंग महिला द्वारा लिखी गई कहानी दुलाई वाली। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बंग महिला लिखती हैं कि काशी जी के दशाश्वमेध घाट पर स्नान करके एक मनुष्य बड़ी व्यग्रता के साथ गोदौलिया की तरफ आ रहा था। एक हाथ में एक मैली सी तौलियों में लपेटी हुई भीगी धोती और दूसरे में सुरती की गोलियों की कई डिबिया और सूंघने की एक पुड़िया थी। उस समय दिन के 11 बजे थे। गोदौलिया के बाईं तरफ जो गली है ना, उसके भीतर एक और गली में थोड़ी दूर पर एक टूटे से पुराने मकान में वह घुसा जा रहा था। मकान के पहले खंड में बहुत अंधेरा था, पर ऊपर की जगह मनुष्य की वासोपयोगी थी। नवागत मनुष्य धड़धड़ाता हुआ ऊपर चढ़ गया। वहाँ एक कोठरी में उसने हाथ की चीजें रख दी और सीता सीता कहकर पुकारने लगा। क्या है? कहती हुई एक 10 बरस की बालिका आ खड़ी हुई। तब उस पुरुष ने कहा, सीता जरा अपनी बहन को बुला ला। अच्छा? तो सीता कहती है अच्छा कहकर वो गई और कुछ देर में एक नवीना स्त्री आकर उपस्थित हुई। उसे देखते ही पुरुष ने कहा, लो हम लोगों को तो आज ही जाना होगा। इस बात को सुनकर स्त्री कुछ आश्चर्य युक्त होकर झुझलाकर बोली, आज ही जाना होगा? यह क्यों? भला आज कैसे जाना हो सकेगा? ऐसा ही तो था, सवेरे भैया से कह देते। तुम तो जानते हो कि मुंह से कह दिया बस छुट्टी हो गई। लड़की कभी विदा की होती तो मालूम पड़ता। आज तो किसी सूरत जाना नहीं हो सकता। तो फिर आदमी कहता है, तुम आज कहती हो, हमें तो अभी जाना है। बात यह है कि आज ही नवल किशोर कलकत्ते से आ रहे हैं। आगरे से अपनी नई बहू को भी साथ ला रहे हैं, सो उन्होंने हमें आज ही जाने के लिए इसरार किया है। हम सब लोग मुगल सराय के साथ ही इलाहाबाद चलेंगे। उनका तार मुझे घर से निकलते ही मिला, इसी से मैं झट नहा धोकर आया। बस अब करना ही क्या है, कपड़ा वपड़ा जो कुछ हो बांध बूंद कर घंटे भर में खा पी कर चली चलो। जब हम तुम्हें विदा कराने आए ही हैं, तब कल के बदले आज ही सही। हाँ, यह बात है, नवल जो चाहे करावे। क्या एक ही गाड़ी में न जाने से दोस्ती में बट्टा लग जाएगा? वो औरत कह रही है, जो स्त्री है वो कह रही है कि हाँ यह बात तो है, नवल जो चाहेगा वो करा सकेगा, लेकिन क्या एक ही गाड़ी में जाने से दोस्ती में बट्टा लग जाएगा? अब तो किसी तरह रुकोगे नहीं, जरूरी ही उनके साथ जाओगे, पर मेरे तो नाको दम आ जाएगी। फिर आदमी कहता है, क्यों, किस बात से? तो फिर औरत कहती है, उनकी हंसी से। और किससे? हंसी ठट्ठा भी राह में अच्छी लगती है, उनकी हंसी मुझे नहीं भाती। एक रोज मैं चौक में बैठी पूड़ियाँ काट रही थी कि इतने में न जाने कहाँ से आकर नवल चिल्लाने लगे, ए बुआ देखो तुम्हारी बहू पूड़ियाँ खा रही है। मैं तो मारे शर्म के मर गई। हाँ, भाभी जी ने बात उड़ा दी सही। वे बोली खाने पहनने के लिए तो आई ही है, पर मुझे उनकी हंसी बहुत बुरी लगी। फिर आदमी कहता है, बस इसी से तुम उनके साथ नहीं जाना चाहती? अच्छा चलो, मैं नवल से कह दूंगा कि यह बेचारी कभी रोटी तक को खाती ही नहीं, पूड़ी क्यों खाने लगी। इतना कहकर बंसीधर कोठरी के बाहर चले गए और बोले, मैं तुम्हारे भैया के पास जाता हूँ, तुम रो रुलाकर तैयार हो जाना। ठीक, मतलब कह रहे हैं तुम रो के जो भी करना होता है मायके से जाते समय लड़कियों को, तुम सब करके तैयार हो जाना। तो फिर इतना सुनते ही जानकी देवी की आंखें भर आई। वो जो औरत थी जिसकी हम बात कर रहे थे, उनका नाम जानकी देवी था। उनकी आंखें भर आई। आषाढ़ सावन की ऐसी झड़ी लग गई। बंसीधर इलाहाबाद के रहने वाले हैं। देखिए, अब बता रहे हैं कि जो जिनके बारे में हम अब तक बात कर रहे थे वो बंसीधर हैं। बंसीधर इलाहाबाद के रहने वाले हैं। बनारस में उनकी ससुराल है। वो स्त्री को विदा कराने आए हैं। ठीक, ससुराल में एक साले साली और सास के सिवा कोई नहीं है। नवल किशोर इनके दूर के नातों में वो मेरे भाई हैं, पर दोनों में मित्रता का ख्याल अधिक है। दोनों में गहरी मित्रता है। दोनों एक जान के दो कालिब हैं। जो बंसीधर हैं और नवल किशोर हैं, ये दोनों बहुत अच्छे मित्र हैं। और बंसीधर की पत्नी है जानकी देवी, और बंसीधर इलाहाबाद के रहने वाले हैं। बनारस इनका ससुराल है। इतना समझ में आ गया होगा। चलिए आगे कहानी पढ़ते हैं। उस दिन बंसीधर का जाना स्थिर हो गया। सीता बहन के संग जाने के लिए रोने लगी। माँ रोती धोती लड़की की विदा की सामग्री इकट्ठी करने लगी। जानकी देवी भी रोती ही रोती तैयार होने लगी। कोई चीज़ भूलने पर धीमी आवाज़ से माँ को याद भी दिलाती गई। 1 बजने पर स्टेशन जाने का समय आया। अब गाड़ी या इक्का लाने कौन जाए?
ससुराल वालों की अवस्था अब आगे किसी नहीं कि 2-4 नौकर चाकर हर समय बने रहें। सीता के बाप के न रहने से काम बिगड़ गया है। पैसे वाले के यहाँ नौकर चाकरों के सिवा और भी 2-4 खुशामदी घेरे रहते हैं। छूछे को कौन पूछे। एक कहारिन है सो भी इस समय कहीं गई है। साले राम की तबीयत अच्छी नहीं, वे हर घड़ी बिछौने से बातें करते हैं। 30 पर भी आप कहने लगे मैं धीरे धीरे जाकर कोई सवारी ले आता हूँ, नज़दीक तो है। बंसीधर बोले, नहीं नहीं, तुम क्यों तकलीफ़ करोगे, मैं ही जाता हूँ। जाते जाते बंसीधर विचारने लगे कि इक्के की सवारी तो भले घर की स्त्रियों के बैठने लायक नहीं होती, क्योंकि एक तो इतने ऊंचे पर चढ़ना पड़ता, दूसरे पराये पुरुष के संग एक साथ बैठना पड़ता। मैं तो एक पालकी गाड़ी ही कर लूँ, उसमें सब तरह का आराम रहता है। पर जब गाड़ी वाले ने 1.5 रुपये किराया मांगा तब बंसीधर ने कहा, चलो इक्का ही सही, पहुँचने से न काम है। कुछ नवल किशोर तो यहाँ से साथ है नहीं, इलाहाबाद में देखा जाएगा। बंसीधर इक्का ले आए और जो कुछ असबाब था इक्के पर रख कर आप भी बैठ गए। जानकी देवी बड़ी विकलता से रोती हुई इक्के पर जा बैठी। पर अस्थिर संसार में स्थिरता कहाँ, यहाँ कुछ भी स्थिर नहीं। इक्का जैसे जैसे आगे बढ़ता गया वैसे जानकी देवी की रुलाई भी कम होती गई। सिकरौल के स्टेशन के पास पहुँचते पहुँचते जानकी अपनी आंखें अच्छी तरह पोंछ चुकी थी। दोनों चुपचाप चले जा रहे थे कि अचानक बंसीधर की नज़र अपनी धोती पर पड़ी और अरे एक बात तो हम भूल ही गए कहकर पछतावा से उठे। इक्के वाले के कान बचाकर जानकी ने पूछा, क्या हुआ, क्या कोई ज़रूरी चीज़ भूला है। फिर कहते हैं बंसीधर, नहीं, एक देसी धोती पहनकर आना था, सो भूल कर विलायती ही पहन आए। नवल कट्टर स्वदेशी हुए हैं ना, वे बंगालियों से भी बढ़ गए हैं। देखेंगे तो 2-4 सुनाए बिना न रहेंगे। और बात भी ठीक है, नाहक विलायती चीज़ें मोल लेकर क्यों रुपए की बर्बादी की जाए। देसी लेने से दाम भी लगेगा सही, पर रहेगा तो देश में ही। जानकी जरा भौवे टेढ़े करके बोली, ओह, धोती तो धोती पहनने से क्या काम है, क्या यह बुरी है। इतने में स्टेशन के कुलियों ने आ घेरा। बंसीधर एक कुली करके चले। इतने में इक्के वाले ने कहा, इधर से टिकट लेते जाइए, पुल के उस पार तो 1.5 दर्जे का टिकट मिलता है। बंसीधर फिरकर बोले, अगर मैं 1.5 दर्जे का ही टिकट लूँ तो। इक्के वाला चुप हो गया। इक्के की सवारी देखकर इसने ऐसा कहा। यह कहते हुए बंसीधर आगे बढ़ गए। बंसीधर कहे कि हम लोग इक्का में आए हैं तो इसलिए इसने कह दिया ये, और ये कहते हुए वो आगे बढ़ गए। यथा समय रेल पर बैठकर बंसीधर राजघाट पार करके मुगल सराय पहुँचे। रेल पे बैठ गए हैं और राजघाट पार करके वो मुगल सराय पहुँच गए हैं। वहाँ पुल लांघकर दूसरे प्लेटफॉर्म पर जा बैठे। आप नवल से मिलने की खुशी में प्लेटफॉर्म के इस छोर से उस छोर तक टहलते रहे। देखते देखते गाड़ी का धुआं दिखलाई पड़ा। मुसाफिर अपनी अपनी गठरी संभालने लगे। रेल देवी भी अपनी चाल धीमी करती हुई गंभीरता से आ खड़ी हुई। बंसीधर एक बार चलती गाड़ी में ही शुरू से आखिर तक देख गए, पर नवल का कहीं पता नहीं। बंसीधर फिर सब गाड़ियों को दोहरा गए, तेहरा गए, भीतर घुस घुस कर एक एक डिब्बे को देखा, किंतु नवल न मिले। अंत को आप खिजला उठे और सोचने लगे कि मुझे तो वैसी चिट्ठी लिखी और आप न आया, मुझे अच्छा उल्लू बनाया। अच्छा जाएगा कहाँ, भेंट होने पर समझ लूँगा। सबसे अधिक सोच तो इस बात का था कि जानकी सुनेगी तो ताने पर ताना मारेगी, पर अब सोचने का समय नहीं है, रेल की बात तो ठहरी। बंसीधर झट गए और जानकी को लाकर जनानी गाड़ी में बिठाया। वह पूछने लगी कि नवल की बहू कहाँ है, वह नहीं आए, कोई अटकाव हो गया। कहकर आप बगल वाले कमरे में जा बैठे। टिकट तो 1.5 का था, पर 1.5 दर्जे का कमरा कलकत्ते से आने वाले मुसाफिरों से भरा था, इसलिए 3रे दर्जे में बैठना पड़ा। जिस गाड़ी में बंसीधर बैठे थे उसके सब कमरों में मिलाकर कुल 10-12 ही स्त्री पुरुष थे। समय पर गाड़ी छूटी। नवल की बातें और ना जाने क्या क्या अगर बगैर सोचते गाड़ी कई स्टेशन पार करके मिर्ज़ापुर पहुंची। मिर्ज़ापुर में पेट राम की शिकायत शुरू हुई। उसने सुझाया कि इलाहाबाद पहुंचने में अभी देरी है। चलने के झंझट में अच्छी तरह उसकी पूजा किए बिना ही बंसीधर ने बनारस छोड़ा था, इसलिए झट प्लेटफॉर्म पे उतरे और पानी के बम्बे से हाथ मुंह धोकर एक खोचे वाले से थोड़ी सी ताज़ी पूड़ियाँ और मिठाई लेकर निराले में बैठा आपने उन्हें ठिकाने पहुंचाया। पीछे से जानकी की सुध आई। सोचा कि पहले पूछ ले तब कुछ मोल लेंगे।
क्योंकि स्त्रियां नटखट होती हैं, वे रेल पर खाना पसंद नहीं करती। पूछने पर वही बात हुई। तब बंसीधर लौटकर अपने कमरे में आ बैठे। यदि वे चाहते तो इस समय ड्योढ़े में बैठ जाते, क्योंकि अब भीड़ कम हो गई थी, पर उन्होंने कहा थोड़ी देर के लिए कौन बखेड़ा खड़ा करे। बंसीधर अपने कमरे में बैठे तो दो एक मुसाफिर अधिक देख पड़े। आगे वालों में से एक उतर भी गया था। जो लोग थे सब तीसरे दर्जे के योग्य जान पड़ते थे। अधिक सभ्य कोई थे तो बंसीधर ही थे। उनके कमरे के पास वाले कमरे में एक भले घर की स्त्री बैठी थी। वह बेचारी सिर से पैर तक ओढ़े, सिर झुकाए, एक हाथ लंबा घूंघट काढ़े, कपड़े की गठरी सी बनी बैठी थी। बंसीधर ने सोचा कि इनके संग वाले भद्र पुरुष के आने पर उनके साथ बातचीत करके समय बितावेंगे। एक दो करके तीसरी घंटी बजी। तब वह स्त्री कुछ अकचकाकर थोड़ा सा मुंह खोल जंगले के बाहर देखने लगी। जो ही गाड़ो छूटी वह मानो कांप सी उठी। रेल का देना लेना तो हो ही गया था, अब उसको किसी की क्या परवाह। वह अपनी स्वाभाविक गति से चलने लगी। प्लेटफॉर्म पर भीड़ न थी, केवल 2-4 आदमी रेल की अंतिम विदाई तक खड़े थे। जब तक स्टेशन दिखलाई दिया तब तक वह बेचारी बाहर ही देखती रही, फिर स्पष्ट स्वर से रोने लगी। उस कमरे में 3-4 प्रौढ़ा ग्रामीण स्त्रियां भी थी। एक जो उसके पास ही थी कहने लगी, अरे इनकर मनई तो नाही अइलन हो, देखा रोवल करत हन। दूसरी, अरे दूसर गाड़ी में बैठे हुई हैं। पहली, दूर बौरही ई जनानी गाड़ी थेड़े है। दूसरी, तऊ हो भलू तो कहूँ, कहकर दूसरी भद्र महिला से पूछने लगी, कौन गांव उतरबू बेटा, मिर्जापुरी चढ़ी हो ना। इसके जवाब में उसने जो कहा वह न सुन सकी। तब वह पहली बोली, हट, हम पूछिला ना, हम कहाँ कहाँ उतरबू हो, आए गई इलाहाबाद। दूसरी, इलाहाबाद कौन गांव हो गैया। पहली, अरे नाही जाने लू, प्रयाग जी, जहाँ मनई मकर नहाए जाला। प्रयाग को ये लोग प्रयाग जी बोल रही हैं। ठीक, अब देखिए फिर दूसरी कह रही है, भला प्रयाग जी काहे न जानित, ले काहे के नाही, तुहरे पंच के धर्म से 4 दाई नहाई चुकी हैं। ऐसे हो सोमवारी और गहन दका दका लाग रहा तौन तुहरे काशी जी नहाए गई रहे। पहली, आवे जाए के तो सब औते जात बाटेला, फून या साइत तो बिचारो विपत में न पड़ल बाटिली। हे हम पंचा हई, राजघाट टिकस कटौली, मोंगल के सराय उतरली और हो द पुन चढ़ली। मतलब राजघाट का टिकट कटाई है और मुगल सराय को मोगल के सराय बोल रही हैं। ठीक, वहाँ पे हम उतरनी फिर चढ़नी। फिर दूसरी कह रही है, ऐसे एक दाई हम आवत रहे, एक मिली औरे मोर संगे रही, द कौने टिसनिया पर उकर मलिकवा उतरे से की जुरतई है गड़िया खुली। अब भैया उगरा फाड़ फाड़ नरियाए, ए साहब गड़िया खड़ी करा, ए साहब गड़िया तनी खड़ी करा, भला गड़िया दही नाती काहे के खड़ी होई। पहली, ऊ मेहरुआ बड़ी उजबक रहल, भला केहू के चिल्लाए से रेलियो कहीं खड़ा होला। इसकी बात पर कुल कमरे वाले हंस पड़े। अब जितने पुरुष स्त्रियां थी एक और अनोखी बातें कहकर अपने अपने तजुर्बे बयान करने लगे। बीच बीच में उस अकेली अबला की स्थिति पर दुख भी प्रकट करती जाती थी। तीसरी स्त्री बोली कि टिकसिया पल्ले बाय का नाही, हे साहेबवा सुनी त कलकत्ते ताइले मसूलिया ले, अरे इहो त नाही कि दूसर से आवत रहेले ना, फरागत के बदे उतर लेन। चौथी, हम तो इनके संगे के आदमी के देखबो न किहू गोइया। तीसरी, हम देखले रहली हो, मजेक टोपी दिहले रहले इनको। इस तरह उनकी बेसिर पैर की बातें सुनते सुनते बंसीधर ऊब उठे। तब वे इन स्त्रियों को कहने लगे, तुम तो नाहक उन्हें और भी डरा रही हो। जरूर इलाहाबाद तार गया होगा और दूसरी गाड़ी से वे भी वहाँ पहुँच जाएंगे। मैं भी इलाहाबाद ही जा रहा हूँ, मेरे संग भी स्त्रियाँ हैं। जो ऐसा ही है तो दूसरी गाड़ी के आने तक मैं स्टेशन पर ही ठहरा रहूँगा। तुम लोगों से यदि कोई प्रयाग उतरे तो थोड़ी देर के लिए स्टेशन पर ठहर जाना, इनको अकेला छोड़ देना उचित नहीं। यदि पता मालूम हो जाएगा तो मैं इन्हें इनके ठहरने के स्थान पर भी पहुंचा दूंगा। बंसीधर कह रहे हैं। जो महिला सब ओढ़ ओढ़ के अपना घूंघट निकाल के एक ट्रेन में बैठी है तो उस पर सब लोगों को दया आ रही है कि लग रहा है कि उनके जो हस्बैंड हैं साथ में कोई नहीं है।
तो वही सब बातें कर रहे हैं उनके बारे में। अब देखिए, बंसीधर की इन बातों से उन स्त्रियों की वाग धारा दूसरी ओर बह चली। हाँ, यह बात तो आप भली कही, ना ही भैया हम पंचे काहे के केहू से कुछ कहीं। अरे एक के एक करत न बाएं तो दुनिया चलत कैसे बाएं, इत्यादि ज्ञान गाथा होने लगी। कोई कोई तो उस बेचारी को सहारा मिलते देख खुश हो गए और कोई कोई नाराज भी हुए। क्यों सो मैं नहीं बतला सकती। उस गाड़ी में जितने मनुष्य थे सभी ने इस विषय में कुछ न कुछ कह डाला था। पिछले कमरे में केवल एक स्त्री जो फरासी छीट की दुलाई ओढ़े अकेली बैठी थी, कुछ नहीं बोली। कभी कभी घूंघट के भीतर से एक आंख निकालकर बंसीधर की ओर वह ताक देती थी। सामना हो जाने पर फिर मुंह फेर लेती थी। बंसीधर सोचने लगे कि यह क्या बात है, देखने में तो यह भले घर की मालूम होती है, पर इसका आचरण अच्छा नहीं है। गाड़ी इलाहाबाद के पहुंचने को हुई। बंसीधर उस स्त्री को धीरज दिलाकर आकाश पाताल सोचने लगे। यदि तार में कोई खबर ना आई होगी तो दूसरी गाड़ी तक स्टेशन पर ही ठहरना पड़ेगा, और जो उससे भी कोई ना आया तो क्या करूँगा। जो हो, गाड़ी नैनी से छूट गई। अब साथ की उन अशिक्षिता स्त्रियों ने फिर मुंह खोला। जो उस डिब्बे में अशिक्षित स्त्रियां बैठी थी फिर बोलने लगी, कब भैया जो केहू बिना टिकस के आवत होए तो ओकर का सजा होला। अरे ओका ई नाही चाहत रहे कि मेहरारू के तो बैठा दिहलेन और ये अपुआ तनी टिकस लेके चल दिहलेन। किसी किसी आदमी ने तो यहाँ तक दौड़ मारी कि रात को बंसीधर इसके जेवर छीनकर रफो चक्कर हो जाएंगे। उस गाड़ी में एक लाठी वाला भी था। उसने खुल्लम खुल्ला कहा, का बाबूजी कुछ हमरो साझा। इस बात पर बंशीधर क्रोध से लाल हो गए। उन्होंने उसे खूब धमकाया। उस समय तो वह चुप हो गया, पर यदि इलाहाबाद उतरता तो बंसीधर से बदला लिए बिना न रहता। बंसीधर इलाहाबाद में उतरे। एक बुढ़िया को भी वहीं उतरना था। उससे उन्होंने कहा कि उनको भी अपने संग उतार लो। फिर उस बुढ़िया को उस स्त्री के पास बिठाकर आप जानकी को उतारने गए। जानकी से सब हाल करने पर वह बोली, अरे जाने भी दो, किस बखेड़े में पड़े हो। पर बंसीधर ने न माना। जानकी को और उस भद्र महिला को एक ठिकाने बिठाकर आप स्टेशन मास्टर के पास गए। बंसीधर के जाते ही वह बुढ़िया, जिसे उन्होंने रखवाली के लिए रख छोड़ा था, किसी बहाने से भाग गई। अब तो बंसीधर बड़े असमंजस में पड़े। टिकट के लिए बखेड़ा होगा, क्योंकि वह स्त्री बेटिकट है। लौट कर आए तो किसी को ना पाया। अरे यह सब कहाँ गई, बंसीधर बोले। यह कहकर चारों तरफ देखने लगे, कहीं पता नहीं। इस पर बंसीधर घबराए। आज कैसी बुरी साइत है, मैं घर से निकले कि एक के बाद दूसरी आपस में फंसते चले आ रहे हैं। इतने में अपने सामने उस दुलाई वाली को आते देखा। तू ही उन स्त्रियों को कहीं ले गई है। इतना कहना था कि धुलाई से मुंह खोलकर नवल किशोर खिलखिला उठे। तो फिर बंसीधर कहते हैं, अरे यह क्या सब तुम्हारी ही करतूत है। अब मैं समझ गया कैसे गजब तुमने किया है। ऐसी हंसी मुझे अच्छी नहीं लगती। मालूम होता कि वह तुम्हारी ही बहू थी। अच्छा तो ये गई कहाँ। तो फिर वो कहते हैं, नवल किशोर, वे लोग तो पालकी गाड़ी में बैठी हैं, तुम भी चलो। ना ही मैं सब हाथ सुन लूँगा तब चलूँगा। यह तो कहे तुम मिर्ज़ापुर में कहाँ से यहाँ निकले। तो फिर नवल किशोर कहते हैं, मिर्ज़ापुर नहीं, मैं तो कलकत्ते से, बल्कि मुगल सराय से तुम्हारे साथ चला आ रहा हूँ। तुम जब मुगल सराय में मेरे लिए चक्कर लगाते थे तब मैं ड्योढ़े दर्जे में ऊपर वाले बेंच पर लेटे तुम्हारा तमाशा देख रहा था। फिर मिर्ज़ापुर में जब तुम पेट के धंधे में लगे थे मैं तुम्हारे पास से निकल गया, पर तुमने न देखा। मैं तुम्हारी में गाड़ी में जा बैठा, सोचा कि तुम्हारे आने पर प्रकट होऊंगा। फिर थोड़ा और देख ले करते करते यहाँ तक नौबत आ पहुँची। अच्छा अब चलो, जो हुआ उसे माफ़ करो। यह सुन बंसीधर प्रसन्न हो गए। दोनों मित्रों ने बड़े प्रेम से बातचीत होने लगी। बंसीधर बोले, मेरे ऊपर जो कुछ बीती सो बीती, पर वह बेचारी जो तुम्हारे से गुणवान के संग पहली ही बार रेल से आ रही थी बहुत तंग हुई। उसे तो तुमने नाहक रुलाया, बहुत ही डर गई थी। फिर नवल किशोर कहते हैं, नहीं जी, डर किस बात का, हम तुम दोनों गाड़ी में न थे। हाँ, पर यदि मैं स्टेशन मास्टर से इतिल्ला कर देता तो बखेड़ा खड़ा हो जाता ना। तो फिर नवल किशोर कहते हैं, अरे तो क्या मैं मर थोड़े ही गया था, 4 हाथ की दुलाई की भी साथी कितनी। इस तरह बातचीत करते करते दोनों गाड़ी के पास आए। देखा तो दोनों मित्र बधुओं में खूब हंसी हो रही है। जानकी कह रही थी, अरे तुम क्या जानो, इन लोगों की हंसी ऐसी ही होती है। हंसी में किसी के प्राण भी निकल जाए तो भी इन्हें दया ना आवे। खैर दोनों मित्र अपनी अपनी घरवाली को लेकर राजी खुशी घर पहुँचे और मुझे भी उनकी आराम कहानी लिखने से छुट्टी मिली। तो बस यही कहानी थी दुलाई वाली में।
दो मित्रों की कहानी थी, बंसीधर और नवल किशोर की। नवल किशोर बहुत मजाकिया टाइप के हैं, तो वो ट्रेन में दुलाई ओढ़ के बैठे रहते हैं और उनके दोस्त जो बंसीधर है वो उन्हें पहचान नहीं पाते हैं, तो इसीलिए इसका नाम दुलाई वाले रख दिया गया है। तो बस यही कहानी है। आप लोगों को कहानी अच्छी लगी होगी। तो अब हम मिलेंगे अगले कहानी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसको यहीं पे बंद किया जाता है।